सभी को राम राम। मैं लक्ष्य क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारा 16वां लेक्चर है जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं हरियाणा की भौगोलिक संरचना को। और इसी लेक्चर से हमारी हरियाणा की ज्योग्राफी स्टार्ट होगी है। इससे पहले हमने हिस्ट्री को कंप्लीट कर लिया था। अब हम ज्योग्राफी को पढ़ेंगे, यानी कि हरियाणा की ज्योग्राफी को। और इसके बाद हम हरियाणा की पॉलिटिक्स पढ़ेंगे। और उसके बाद कुछ स्टैटिक चीजें जो बच जाएंगी हरियाणा की, उनको हम कंप्लीट करते हुए चलेंगे। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम अपना लेक्चर को। इससे पहले मैं बता देता हूँ कि आपको कि ये टेलीग्राम का स्कैनर आपको दे रखा है। यहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आपको किसी भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। अब टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको क्या मिलेगा? फ्री पीडीएफ मिलेगी इसी क्लास की, और टाइम टू टाइम लिंक मिलेंगे क्लासेस के। और जो भी अपडेट होगी या कोई इंफॉर्मेशन होगी या कोई वैकेंसीज होगी, तो आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर बता दिया जाएगा। तो इस को आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपने आप को अपडेट रख सकते हैं। इसके बाद हम अपने लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं। हरियाणा की भौगोलिक संरचना। हरियाणा की अगर मैं बात करूं, तो हरियाणा इंडिया के रिस्पेक्ट में कहाँ प्रेजेंट है? तो इंडिया के रिस्पेक्ट में उत्तर पश्चिम दिशा में है। साइड में इंडिया का मैप लगा रखा है, तो वहां पर मैं आपको शो करता हूं कि हरियाणा एग्जैक्ट में कहाँ पर है। हरियाणा की सिचुएशन जहां मैं सर्कल कर रहा हूं, यहाँ हरियाणा के सिचुएशन है इंडिया के रिस्पेक्ट में। लेकिन इंडिया के मैप को मैं डायरेक्शन के अकॉर्डिंग डिवाइड करूं, तो ये तो हो जाएगी ईस्ट डायरेक्शन, ये नॉर्थ डायरेक्शन, ये साउथ डायरेक्शन, और ये वेस्ट डायरेक्शन। अब देखो ये पॉइंट है, ईस्ट डायरेक्शन को बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, यानी कि हमेशा नॉर्थ और साउथ को पहले लिखे जाते हैं और बाद में ईस्ट और वेस्ट डिसाइड होता है। तो ये नॉर्थ के बीच में और वेस्ट के बीच में है, इसलिए इसको बोलते हैं उत्तर पश्चिम दिशा। तो भारत की जो सिचुएशन है, वो भारत के अंदर जो सिचुएशन है हरियाणा की, वो उत्तर पश्चिम दिशा में है। और भारत की सिचुएशन कहां पर है पृथ्वी के ऊपर? तो वो है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। यानी कि अगर मैं बात करूं ग्लोब की, तो उत्तर और दक्षिणी गोलार्ध में डिवाइड कर रखा है। तो भारत कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में है। पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध की मैं बात करूं, तो भारत पूर्वी गोलार्ध में है। इसीलिए भारत की सिचुएशन ग्लोब के ऊपर उत्तर पूर्वी है, और भारत के अंदर हरियाणा की सिचुएशन उत्तर पश्चिम है। ये आपको याद रखना है डायरेक्शन। इसके बाद ग्लोब के ऊपर आपने ये लाइनिंग्स देखी होगी। इन लाइनिंग्स का मतलब क्या होता है? ये स्थिति बताती है किसी भी जगह की। तो अक्षांशीय स्थिति, यानी कि जो पश्चिम से पूर्व की तरफ है, जो लाइनें लगा रखी हैं, उनको बोलते हैं अक्षांशीय रेखाएं। और जो दक्षिण से उत्तर की तरफ है, उनको बोलते हैं देशांतरीय रेखाएं या देशांतरीय स्थिति। तो मैं भारत की बात करूं, तो भारत की जो अक्षांशीय स्थिति है वो क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक। और देशांतरीय 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक हमारी देशांतरीय स्थिति है। अब इसको हम मैप के ऊपर ही देखते हैं। देखो यहां पर, यानी कि ये हमारी कौन सी सिचुएशन है? कैसे? अक्षांशीय। तो अक्षांशीय स्थिति है हमारी 68 डिग्री से लेकर 7 मिनट, और 97 डिग्री से 25 मिनट तक तो हमारी अक्षांशीय स्थिति है। देशांतरीय स्थिति हमारी 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक हमारी देशांतरीय स्थिति है। और मैं बात करूं किलोमीटर की, अगर मैं भारत किलोमीटर की बात करूं कि पश्चिम से पूर्व की तरफ जो टोटल डिस्टेंस है हमारी इंडिया की, वो कितनी है? 29-33 किलोमीटर। और दक्षिण से उत्तर की तरफ है 32-14 किलोमीटर। ये आपने याद रखना है। इसके साथ साथ हरियाणा की भी अक्षांशीय और देशांतरीय रेखा में पता होनी चाहिए, तो उनको भी हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं देशांतरीय की, तो देशांतरीय रेखा आपको पता है कि दक्षिण से द से, आपको याद रखना है कि दक्षिण और द से देशांतरीय। आपको ये निमोनिक्स के तरीके से याद हो जाएंगी। सिर्फ आपको ये पता चल गया कि देशांतरीय रेखाएं दक्षिण से उत्तर की तरफ हैं, तो ऑटोमेटिकली जो अक्षांशीय रेखाएं होंगी वो पश्चिम से पूर्व होंगी। ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो देशांतरीय रेखाएं तो होंगी ये दक्षिण से उत्तर की तरफ। तो स्थिति क्या है? 27 डिग्री 39 मिनट, यानी कि 27 डिग्री 39 मिनट तो से लेकर
30 डिग्री 35 यानी कि 35 डिग्री हमारी देशांतरीय स्थिति है। मैं यहाँ लिख देता हूँ 27 डिग्री से लेकर 39 मिनट से लेकर 30 डिग्री 35 मिनट तक ये हमारी देशांतरीय स्थिति है। और अक्षांशीय 74 डिग्री 28 मिनट से लेकर 77 डिग्री 36 मिनट तक, ये हमारी 74 से लेकर 28 मिनट, और यहाँ तो शो नीचे लिख देता हूँ मैं 77 डिग्री 36 मिनट तक, ये हमारी अक्षांशीय स्थिति है हरियाणा की। और बिंदु की मैं बात करूं कि सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, ये उत्तरी दिशा है, ये पूर्व में है, ये पश्चिम में है, और ये दक्षिण में। तो दक्षिण में सबसे लास्ट बिंदु जो हरियाणा का है वो है दोहा बिंदु, जो कि नू के अंदर है। पश्चिम में जो सबसे अंतिम बिंदु है वो चौटाला बिंदु है, यानी कि जो सिरसा के अंदर है, चौटाला गांव है। और पूर्व के अंदर ताजेवाड़ा बिंदु है, जो कि यमुनानगर में प्रेजेंट है। और उत्तर में शाहपुर बिंदु है, जो कि पंचकुला के अंदर प्रेजेंट है। ये आपने स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने याद रखना है कि पूर्व के अंदर ताजेवाड़ा है, पश्चिम के अंदर चौटाला है, दक्षिण के अंदर दोहा है। दक्षिण से दोहा देखो कितना निमोनिक्स, मतलब इजी याद हो रहा है कहने का मतलब, दै से दक्षिण, दै से दोहा। इसी तरीके से देशांतरीय, दै से देशांतर और दै से दक्षिण। और उत्तर की मैं बात करूं तो शाहपुर बिंदु है, जो कि पंचकुला के अंदर प्रेजेंट है। इसके साथ साथ ही हम देख लेते हैं कि पूर्व के अंदर कौन सा स्टेट है, उत्तर प्रदेश है। यहां से पूरी यमुना नदी बहती है, जो कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा के अंदर बाउंड्री का काम करती है। यहाँ पर राजस्थान है पश्चिमी साइड में, यानी कि पश्चिम दक्षिणी पश्चिम साइड में। पंजाब किस डायरेक्शन में है, उत्तर है, और ये पश्चिम है, यानी कि उत्तर पश्चिम दिशा में पंजाब है। यहाँ पर उत्तर में हिमाचल प्रदेश और उत्तर पूर्व में उत्तराखंड। छोटी सी सिर्फ यमुनानगर के साथ टच करता है उत्तराखंड, और ज्यादा कोई सीमा नहीं बढ़ाता, सिर्फ यमुनानगर के साथ टच करता है, ठीक है। और ये उत्तर प्रदेश है, और यहाँ पर दिल्ली प्रेजेंट है। तो आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली हरियाणा के मोस्टली पूर्व दिशा में ही है, और यहाँ पर चंडीगढ़ उत्तर दिशा में है। 2 यूटी लगती हैं, चंडीगढ़ और दिल्ली। और स्टेट कितने लगते हैं, 5 स्टेट लगते हैं। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा हिमाचल प्रदेश, चौथा पंजाब, और 5वां राजस्थान। 5 स्टेट लगते हैं, 2 यूटी लगते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ हमने पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। हरियाणा की जो आकृति है वो कैसी आकृति है, अब देखो यहाँ पर अगर इस पॉइंट से लेकर मैं इस पॉइंट को मिलाऊं, और इस पॉइंट से लेकर मैं इस पॉइंट को मिलाऊं, और इस पॉइंट से लेकर मैं इस तरीके से इस पॉइंट को मिलाऊं, तो ये जो बिंदु होगा विषम बाहु चतुर्भुज होगी। यानी कि थोड़ी सी ये मैंने अगर बनाने में गलती कर दी होगी, तो मतलब एग्जैक्ट तो नहीं बनेगी, ऐसे ही कुछ इस तरीके से विषम बाहु चतुर्भुज बनेगी, ठीक है। इसको गलत बना दिया। तो आपको याद रखना है कि हरियाणा की जो आकृति है वो विषम बाहु चतुर्भुज है, ठीक है। और हरियाणा कैसा राज्य है, एक भारत में भू आवेष्टित राज्य है। भू आवेष्टित यानी कि स्थलबद्ध राज्य है, यानी कि लैंडलॉक राज्य है, जिसकी सीमा किसी भी सागर या खाड़ी से नहीं लगती, यानी कि वो जल से नहीं लगता, इसलिए ये भू आवेष्टित राज्य है। और भारत के अंदर कितने राज्य हैं जो ऐसे स्थलबद्ध या लैंडलॉक राज्य हैं, जैसे कि सबसे पहले तो हमने हरियाणा ही लिख दिया, उसके बाद तेलंगाना, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ये 5 जो स्टेट हैं ये भू आवेष्टित या स्थलबद्ध या बोल सकते हैं लैंडलॉक राज्य है। इसके अनुसार एक व्यक्ति ने बताया था कि जो हरियाणा का हिस्सा है वो किसी सागर को छूता है, तो वो कौन थे, कर्नल एम भार्गव के अनुसार हरियाणा का जो दक्षिणतम भाग है, यानी कि ये जो हिस्सा है ये अरब सागर से टच होता है, यानी कि अरब सागर को छूता है। इसका कहने का कारण क्या था कि एक तो सांबर झील और एक नजफगढ़ झील है, इन दोनों का पानी खारा पानी है। और देखो मैं बात करूं यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर हरियाणा है, तो हरियाणा के साथ राजस्थान का एरिया टच होता है, तो अरब सागर का कुछ पानी यहाँ पर आता था, यानी कि उस टाइम पर कुछ नदी कह सकते हैं या घाटी कह सकते हैं, कुछ भी कह लो, कि ये एरिया यहाँ पर 2 झील हैं, नजफगढ़ और
सांबर झील, और इन झीलों के अंदर खारा पानी है, और खारा पानी तो समुद्र के अंदर प्रेजेंट है। इसलिए कुछ टाइम पहले मतलब कि इतिहास के अंदर जो है हरियाणा वो अरब सागर को टच किया करता, उसका मानना था एम भार्गव का। तो उसके अकॉर्डिंग जो हरियाणा है वो अरब सागर को टच किया करता, सिर्फ उन झीलों की वजह से, ठीक है। लेकिन एग्जैक्ट में आज हरियाणा किसी भी सागर को टच नहीं करता, किसी भी खाड़ी को टच नहीं करता, ठीक है। आपको ये चीज पता होना चाहिए। सिर्फ ये एक बार एक सिंगल लाइनिंग क्वेश्चन है कि किसके अनुसार हरियाणा अरब सागर को छूता था, सिर्फ आपने याद रखना है कर्नल एम भार्गव के अनुसार। और हरियाणा को जो भौगोलिक दृष्टि से 3 इकाइयों में बांटा गया है, तो 3 इकाइयां कौन कौन सी हैं? कुरुक्षेत्र, हरियाणा और बटियाणा। यानी कि कुरुक्षेत्र, हरियाणा, हरियाणा को हरियाणा ही क्षेत्र के नाम से डिवाइड कर दिया गया, और तीसरा है बटियाणा। अब इन तीनों के बारे में पढ़ते हैं कि जो कुरुक्षेत्र है यह करनाल व जींद का क्षेत्र था इसमें, यानी कुरुक्षेत्र के अंदर सिर्फ करनाल और जींद के क्षेत्र को शामिल कर इसे कुरुक्षेत्र बोल दिया गया था, जो कि इस क्षेत्र में पहले चेतांग नदी बहती थी। और इसके साथ ही यह क्षेत्र धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। आपको पता है कि जो महाभारत हुए थे वो भी कहाँ पर हुई थी? कुरुक्षेत्र के अंदर हुई थी। यानी कि गीता का उपदेश भी दिया था वो भी कहाँ पर? कुरुक्षेत्र के अंदर दिया था। और कुरुक्षेत्र के अंदर काफी मंदिर भी हैं, इसीलिए इसको धार्मिक स्थल भी माना जाता है और धार्मिक दृष्टि से ये काफी इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि यहाँ पर महाभारत हुई थी और कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश भी दिया था। अगर मैं इसकी स्थिति की बात करूं उत्तरी और देशांतरी और अक्षांशी की, तो 28 डिग्री 30 मिनट से लेकर 30 डिग्री तक उत्तरी अक्षांश में है, और 76 डिग्री 21 मिनट से लेकर 77 डिग्री तक पूर्वी देशांतर के मध्य है। ये सिर्फ आपको अगर याद रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई जरूरी भी नहीं है इतना कुरुक्षेत्र का ये रखना, लेकिन हरियाणा के रिस्पेक्ट में आपको याद रखना है, ठीक है। तो हरियाणा जो भौगोलिक दृष्टि से हमने डिवाइड किया था हरियाणा को, हरियाणा के अंदर ही यह क्षेत्र कौन कौन सा आता है? हांसी, हिसार, फतेहाबाद, रोहतक, गुरुग्राम, भिवानी का क्षेत्र शामिल है इसके अंदर। और इस क्षेत्र में जो जाटों की अधिकता के होने के कारण इसे जटियाणा या जटिया क्षेत्र भी बोला जाता है। और इसकी क्षेत्र इसकी अक्षांश की मैं बात करूं तो 29 डिग्री 30 मिनट से लेकर 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। सिर्फ बटियाणा की बात करूं मैं, यह क्षेत्र फतेहाबाद तथा भुट्टू तहसीलों के मध्य स्थित, यानी कि मोस्टली फतेहाबाद में है। और यहाँ पर पहले जैसे कि हरियाणा के अंदर जाटों की अधिकता होने के कारण इसे जटियाणा या जटिया क्षेत्र बोला जाता था, तो इसी तरीके से बटियाणा के अंदर भाटी राजपूतों की अधिकता होने के कारण इसे बटियाणा बोला जाता है। तो आपको ये याद रखना है, यहाँ पे लिख भी दिया है कि इसे बटियाणा क्षेत्र कहा जाता है भाटी राजपूतों की अधिकता होने के कारण। इसके बाद हरियाणा की जो प्राकृतिक स्थिति है वो क्या है? ये कि हरियाणा घग्गर, जैसे घग्गर और यमुना नदी के मध्य में स्थित है, और जो बीच में स्थित है वो बिल्कुल समतल मैदान है, यानी कि एक विशाल समतल मैदान भाग है, जो कितने प्रतिशत है? 93.76% भाग समतल और तरंगित है। तरंगित का मतलब थोड़ा बहुत इस तरीके से लहरदार हो सकता है, या मोस्टली पूरी तरीके से समतल हो सकता है। यानी कि दोनों को मिलाकर 93.76% भाग बढ़ता है, समतल को और तरंगित को। अब इसमें भी डिवाइड कर दिया कि पूरा समतल भाग कितना है, वो 68.21% तो पूरा समतल है, और तरंगित 25.25% तरंगित, यानी कि थोड़ा बहुत लहरदार है, ठीक है। उसके बाद राज्य का 3.09% भाग कितना पहाड़ी और चट्टानी है, जो कि अरावली पर्वत की अवशिष्ट पहाड़ियों के रूप में विस्तृत है। यानी कि जहां अरावली पहाड़ियां हैं और जो चट्टानी भाग है, जो पहाड़ी एरिया है, वो राज्य के अंदर सिर्फ 3.09% भाग है, जिसमें अरावली पर्वत भी आएंगी, शिवालिक श्रेणियां भी आएंगी। हरियाणा में उत्तर पूर्वी भाग में, यानी कि इस एरिया में जहां पर मैं सर्कल कर रहा हूं, उत्तर पूर्वी भाग के अंदर पंचकुला, अंबाड़ा, यमुनानगर, इसमें कौन सी हैं? शिवालिक श्रेणियां बोले मैंने, शिवालिक नहीं बोला, शिवालिक श्रेणियां बोले हैं। यहाँ पर शिवालिक श्रेणियां प्रेजेंट है, ठीक है। और दक्षिणी भाग में, ये दक्षिणी भाग की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर अरावली पर्वत है, जिसमें फरीदाबाद, गुड़गांव, रेवाड़ी, मेवात तथा महेंद्रगढ़ जिले शामिल हैं। और दोनों भागों के बीच में इन दोनों भागों के बीच में ये समतल मैदान है, जिसकी समुद्र तट से ऊंचाई अगर मैं मीटर की बात करूं
तो 200 से लेकर 300 मीटर है। अगर मैं फुट की बात करूं तो 700 से लेकर 900 फीट इसकी ऊंचाई रहेगी समुद्र तट से। अब देखो मैंने बता दिया है कि उत्तर पूर्वी भाग में तो शिवालिक श्रेणियां हैं और दक्षिणी भाग में कौन सी अरावली पर्वत श्रेणियां हैं, ठीक है। और इनके बीच में समतली भाग है जिसे हम, कितना एरिया था ये, 93 पॉइंट, एग्जैक्ट अगर मैं बात करूं तो 68 पॉइंट समथिंग, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, राज्य के अंदर 1.67% भाग शिवालिक श्रेणियां है, ओनली शिवालिक श्रेणियां। और ये था चट्टानी। यहां पर मैंने बताया 3.09% में पहाड़ी चट्टानी यानी कि अरावली क्षेत्र भी आ गया इसके अंदर। लेकिन अगर मैं शिवालिक की बात करूं, शिवालिक श्रेणियों की बात करूं जो कि पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर जिलों में है, इन्हीं क्षेत्र को गिरिपाद मैदान भी कहा जाता है। यानी गिरिपाद यानी कि पर्वत, गिरी का मतलब पर्वत, मैदान है यानी कि पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर जिलों में शिवालिक श्रेणियां हैं और यहीं पर पर्वत पहाड़ियां प्रेजेंट है। और हरियाणा में उप शिवालिक तथा शिवालिक की पहाड़ियों का विस्तार है। शिवालिक श्रेणियों के अंदर शिवालिक, उप शिवालिक भी है और शिवालिक भी है। शिवालिक जो काफी ऊंची हैं, उप शिवालिक थोड़ी शिवालिक से जो नीचे हैं, और दोनों को मिलाकर शिवालिक श्रेणियां बोला जाता है, ठीक है। इसके अंदर दोनों में उप शिवालिक और शिवालिक का जो विस्तार है वो कितना है, 3.78% भाग है। यानी कि देखो उप शिवालिक और शिवालिक, कुछ भाग हैं जो थोड़ा इनसे भी, उप शिवालिक से भी कम है, वो भी अगर मिला दिया जाए तो 1.67% होगा। लेकिन इन दोनों का, उप शिवालिक का और शिवालिक का भाग होता है 1.38% भाग। अब इसमें से भी उप शिवालिक का जो भाग है वो 0.92% भाग है, जिसकी ऊंचाई 300 से लेकर 600 मीटर तक है। और शिवालिक जो कि उप शिवालिक से ज्यादा ऊंचाई पर है, उसका भाग है 0.56% भाग है, जो कि 600 मीटर से अधिक की ऊंचाइयों की मैं बात करूं तो उनको बोलते हैं शिवालिक। हरियाणा के पूर्वी सीमा पर मैंने बताया था कि यमुना नदी है, और यमुना नदी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच में सीमा बनाती है। और इसी तरीके से उत्तर पश्चिम में कौन सी नदी है, वो है घग्गर नदी। वो घग्गर नदी है उत्तर पश्चिम के अंदर। और कर्क रेखा हरियाणा की दूरी, यहाँ पर वो पॉइंट छूट गया था तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि कर्क रेखा से हरियाणा की दूरी है वो 300 मील दूर है। अगर मैं किलोमीटर की बात करूं तो 483 किलोमीटर के लगभग होगी ये दूरी, ठीक है। एग्जैक्ट है ये, एग्जैक्ट नहीं है ये, कहने का मतलब अप्रोक्स, ठीक, आधा किलोमीटर कम ज्यादा हो सकता है इसमें। इसके बात करूं मैं, हरियाणा सरकार की वेबसाइट के अनुसार हरियाणा को 5 भागों में बांटा गया है, जैसे कि बांगर का मैदान जिसको हम लहरदार बोल सकते हैं, जलोढ़ मैदान जो घग्गर यमुना का मैदान है, अरावली पर्वत श्रेणियां, शिवालिक श्रेणियां और गिरिपाद मैदान। यानी कि हरियाणा सरकार की वेबसाइट की मैं बात करूं तो हरियाणा को 5 भागों में बांटा गया है, ठीक है, जिनकी ऊंचाई 230 से लेकर 350 मीटर है बांगर की, और जलोढ़ की 300 मीटर से कम है, अरावली पर्वत की 300 से 600 मीटर है, शिवालिक की 400 मीटर से अधिक है। एवरेज की मैं बात कर रहा हूं तो गिरिपाद मैदान की 400 मीटर से कम ऊंचाई है, ठीक है। इसके बाद आगे हम क्लास करेंगे जसवीर के अकॉर्डिंग, 8 भागों में डिवाइड किया गया है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो सभी को थैंक यू। ये सिर्फ फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट में हम भौगोलिक संरचना को कंप्लीट